इस कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक को दिखाकर। हमें दिखाया जाता है कि चाइना के ड्रग माफिया एक लड़की का रेप कर रहे थे। उस लड़की का बॉयफ्रेंड कैंग उन्हीं गैंगस्टर्स के लिए काम करता था। कैंग उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने अपने बॉस को रोकने की कोशिश की तो वो उन दोनों को मार देगा। कैंग कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए वो खुद की जान लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो खुद को गोली मारने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि वो ऐन मौके पर अपना मन बदल लेता है। उस लड़की का रेप होने के बाद कैंग उसके पास जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि एक दिन वो इन सभी लोगों से उसकी इस हालत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। आज कोर्ट के बाहर जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी थी, क्योंकि आज ही के दिन चाइना के सबसे बड़े माफिया की सुनवाई थी। आज उसे उसके किए सभी गुनाहों की सजा दी जानी थी और माफिया बॉस को पता था कि इस बार वो कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये लोग उसे फांसी पर लटका कर ही मानेंगे। हम यहाँ पर कैंग को देखते हैं जो उसी कोर्ट रूम में था। यहाँ पर हम उसकी गर्लफ्रेंड शीना को भी देखते हैं, जिसने अब शराफत का रास्ता छोड़कर गुनाहों की दुनिया में कदम रखा था। जीना अब पहले जैसी नहीं थी। वो उस दिन के बाद बिल्कुल एक साइकोपैथ हो गई थी, जिसे बस लोगों को मारने में मजा आता था। जब कोर्ट में उस माफिया की सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई के बीच में वहाँ पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि कैंग और उसके कुछ लोग कोर्ट के अंदर सभी पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। जज से लेकर सभी चश्मदीद गवाहों और वहाँ बैठे सिविलियंस तक को उन लोगों ने मार दिया था। कोर्ट के बाहर जो पुलिस फोर्स तैनात थी उनमें से एक को अंदर से गोलियों की आवाज आती है, लेकिन आवाज इतनी मध्यम थी कि उन्हें लगा कि शायद वो पास में ही खेल रहे बच्चों के बलून फोड़ने की आवाज है। ऑफिसर डोंग को एक बार कंफर्म करना था कि अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं, इसीलिए वो एक छोटी सी टुकड़ी के साथ कोर्ट के अंदर जाता है। हम देखते हैं कि कैंग ने सभी को मार दिया था। माफिया बॉस उसे कहता है कि अब जल्दी से उसे यहाँ से निकालो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। कैंग उसकी ओर देखता है और उसे देखकर हंसने लगता है, क्योंकि वो दोनों इतने सालों से बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उसका बॉस उन्हीं लोगों में से एक था जिन्होंने जीना का रेप किया था और कैंग उस दिन को अभी तक भूल नहीं पाया था। हम देखते हैं कि जीना उसे ग्रेनेड से उड़ाकर उसे मार देती है और इस तरह उसने अपना बदला ले लिया था। ऑफिसर डोंग जब उस धमाके की आवाज सुनता है तो वो अंदर जाता है, लेकिन इतनी अफरा तफरी में ये पहचान पाना बहुत मुश्किल था कि असली मुजरिम कौन है। कैंग भागते वक्त गलती से डोंग से टकरा जाता है और उसकी गन डोंग के पैरों के पास गिर जाती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि कैंग के लोग उन पुलिस वालों को गोलियों से भून देते हैं। डोंग को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ उसके साथियों की लाशें थीं। जीना भी उसे धोखे से मारने की कोशिश करती है, लेकिन डोंग किसी तरह बच जाता है। उस पूरी बिल्डिंग को चारों ओर से पुलिस वालों ने घेर लिया था, लेकिन हम देखते हैं कि उस माफिया बॉस का बेटा अपने कुछ गुंडों को वहां भेजकर सभी पुलिस वालों को मरवा देता है ताकि वो सभी बाहर निकल सकें। दूसरी तरफ डोंग देखता है कि कैंग ने उसके एक साथी पर बंदूक तान रखी थी। डोंग उन्हें कहता है कि वो उसे छोड़ दें, वो घायल है और वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा, बदले में वो उसे पकड़ सकते हैं। कैंग को लगा कि पहली बार कोई पुलिस वाला अक्लमंदी की बात कर रहा है। वो उसके पास जाता है, पर उसे पता नहीं था कि डोंग के हाथ में एक ग्रेनेड है। वो जैसे ही उसे उसकी पिन खींचते हुए देखता है वो उससे दूर भागने लगता है, लेकिन डोंग ने उसे पकड़ लिया था। ग्रेनेड फटने में थोड़ा समय लेता है और वो दोनों में से किसी की ओर भी फट सकता था। जीना डोंग पर गोली चलाती है, लेकिन वो गोली गलती से कैंग को लग जाती है और कैंग मर जाता है। इसी बीच ग्रेनेड भी फट जाता है, जिसमें डोंग भी बुरी तरह से घायल हो गया था। कुन को जब पता चलता है कि कैंग ने उसे धोखा दिया है और उसने उसके फादर को मार दिया, तो वो अपने सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है और कैंग और उसकी गर्लफ्रेंड को वहीं मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद पुलिस अंदर आती है। जीना कैंग की लाश के सामने बैठकर रो रही थी। वो खुद भी सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ लिया था। डोंग अधमरी हालत में वहां पड़ा हुआ था और उस धमाके की वजह से उसकी आंखों से खून बह रहा था। जीना वहां से जाते जाते अधमरे डोंग से कहती है कि एक दिन वो उसके लिए वापस आएगी, लेकिन तब तक के लिए उसकी जिंदगी का हर एक पल उसकी तरफ से उसके ऊपर एक एहसान है। हम देखते हैं कि उस धमाके की वजह से डोंग की आंखें बुरी तरह से डैमेज हो गई थीं। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अब उन्हें किसी भी तरह के ऑपरेशन से ठीक नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब ये था कि डोंग अब परमानेंटली अंधा हो गया था। ली दुओ नाम के एक ऑफिसर ने भी अपना एक पैर खो दिया था और सिर्फ वही दोनों ही इस गोलीबारी में जिंदा बचे थे। हम देखते हैं कि उनका परेशान सीनियर उन सभी पुलिस वालों की मौत का दोष उन दोनों पर डालने की कोशिश कर रहा था,
ली अपने सीनियर से कहता है कि डोंग ने उस समय जो भी फैसला लिया उसने कोर्ट के अंदर फंसे लोगों की जान बचाने के लिए किया। गोली खाने के लिए भी सबसे आगे वही खड़ा था और आप लोग फिर भी उसे ही पूरे डिपार्टमेंट के सामने गलत साबित करने में तुले हुए हैं। ली कंसेंट फॉर्म पर साइन करने से मना कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि डोंग ली को इन सबसे बचाने के लिए उस हादसे की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेने को तैयार था। अगले दिन उन्हें उन सभी पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देनी थी। हम देखते हैं कि मृतकों के घर वाले डोंग से नफरत करने लगे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा बताया गया था कि डोंग के गलत फैसले की वजह से उन सभी पुलिस वालों की जानें गईं। सभी डोंग को घेर कर उसे मारने लगते हैं। सभी उसे कायर कह रहे थे और कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि इतने बड़े हमले में सिर्फ 2 लोगों का जिंदा बचना महज एक इत्तेफाक था। उन्हें लगा कि डोंग अपने लोगों को छोड़कर भाग गया, इसलिए आज वो जिंदा है। डोंग को रात को बुरे बुरे सपने आने लगे थे, जिसमें वो हर दिन अपने साथियों को मरते हुए देखता था। आंखों की रोशनी खोने की वजह से उसे अपने रोजमर्रा के छोटे से छोटे काम को करने में दिक्कत होती थी और हर दिन उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। कभी वो गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगता था, तो कभी बीच सड़क पर लोगों पर अपना गुस्सा उतारता था। एक दिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने एक आदमी की कार का शीशा अपने हाथों से तोड़ दिया था। ली उसकी बेल करवाता है और उसे समझाता है कि अब जो होना था सो हो चुका। जब उनका डिपार्टमेंट ही उन लोगों का साथ नहीं दे रहा, तो इस तरह पब्लिक में चिल्ला चिल्लाकर सभी को सफाई देने से कुछ नहीं होने वाला। उसे अब जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। डोंग की एक बेटी थी जिसका नाम जेन है। जेन अब उसका ध्यान रखती थी और उसकी छोटे मोटे कामों में मदद करती थी। डोंग की सुनने की शक्ति में पहले से काफी सुधार आ गया था और वो अपने आसपास की चीजों को पहले से ज्यादा अच्छे ढंग से महसूस कर पा रहा था। एक रात वो नोटिस करता है कि उसके घर में किसी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की आवाज आ रही थी। वो तुरंत ली के पास जाता है और उसे पता चलता है कि ली इतने दिनों से उसके घर में निगरानी रख रहा था। डोंग उसके सारे डिवाइस तोड़ देता है और वो उसके पीठ पीछे इस तरह की हरकत के लिए उस पर बहुत गुस्सा था। ली उसे समझाता है कि उस दिन के हादसे के बाद तुम्हारे पीछे मानो या ना मानो, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो कहता है कि तुम देख नहीं सकते, तो ऐसे में अपनी बेटी की रक्षा कैसे करोगे। आखिर में वो फैसला करते हैं कि ली भी अब उनके साथ रहेगा। डोंग नहीं चाहता था कि उसकी ये डिसेबिलिटी किसी भी तरह से उसकी और उसकी बेटी के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करे। वो खुद को ट्रेन करने लगता है। वो बेशक देख नहीं सकता था, लेकिन इसकी वजह से उसकी बाकी के सेंसेस पहले से काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे। वो अपने आसपास की छोटी से छोटी चीज को महसूस कर सकता था और वो खुद को और बेहतर करने के लिए हर दिन अपनी बॉडी को ट्रेन करता था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुन के लोग जीना के पास आते हैं। उन्हें जीना के एक पेपर पर साइन चाहिए थे ताकि वो उसे एक दूसरी जेल में शिफ्ट कर सकें। उसका वकील उससे वो साइन लेने के लिए उसके पास 31 बार आ चुका था, लेकिन जीना ने कभी उन पेपर्स पर साइन नहीं किया। वो जानती थी कि ये सब उनकी चाल है उसे फंसाने की। जीना उन्हें कहती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत क्या है। वो जानती थी कि कुन अपने डैड के मर्डर का बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर करना चाहता था ताकि वो उसे आसानी से मार सकें। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो अपनी बेटी को उसकी ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर रहा था। कुछ देर बाद डोंग थिएटर में जाकर बैठ जाता है और अपनी बेटी की परफॉर्मेंस का वेट करने लगता है। कुछ परफॉर्मेंस के बाद जब जेन के स्कूल की बारी आती है तो जेन को याद आता है कि वो गलती से अपना इंस्ट्रूमेंट घर पर ही भूल गई थी। जेन की टीचर उसकी इस लापरवाही के लिए उस पर बहुत गुस्सा करती है और पनिशमेंट के तौर पर वो उसे कहती है कि अब तुम्हारी जगह कोई और लड़की उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेगी। सभी बच्चे परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर आते हैं और जेन स्टेज के पीछे खड़ी होकर रो रही थी। डोंग के सामने जब वो सभी परफॉर्म करने लगते हैं तो डोंग नोटिस करता है कि उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट थोड़ा अलग साउंड कर रहा था। उसने अपनी बेटी को हर दिन प्रैक्टिस करते हुए सुना था, लेकिन वैसे किसी भी तरह की आवाज उनकी परफॉर्मेंस से नहीं आ रही थी। वो समझ जाता है कि जेन उन लोगों के साथ नहीं है। वो तुरंत उसे फोन करता है, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता। जेन बहुत निराश थी, इसलिए वो उसका फोन नहीं उठाती, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। डोंग बीच परफॉर्मेंस से उठकर अपनी बेटी को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे जेन कहीं नहीं मिलती। वो सभी बच्चों से पूछताछ कर ही रहा था कि तभी उसे जेन का कॉल आता है। जेन फोन पर मदद के लिए चिल्ला रही थी और डोंग समझ जाता है कि वो किसी बड़े खतरे में है। कुन के लोग उसे किडनैप कर वहां से ले जा रहे थे और जब डोंग उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे भी कार से उड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। डोंग अपनी बेटी की किडनैपिंग को पुलिस को रिपोर्ट करता है,
जिसके बाद पुलिस जेन को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। कुछ घंटों के बाद उन्हें पता चलता है कि समुद्र के किनारे कुछ लोगों को एक लड़की की लाश मिली है। उस लड़की ने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। डोंग बहुत डरा हुआ था कि कहीं ये उसकी ही बेटी ना हो। वो जब क्राइम सीन पर जाता है तो पुलिस वाले उसे कुछ चीजें दिखाते हैं। डोंग को उन्हें छूकर पता चलता है कि ये सारी चीजें तो उसकी बेटी की थी। डोंग रोने लगता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी बेटी को बहुत बुरी तरह मारा था। लेकिन जब डोंग अपनी बेटी के हाथ को छूता है तो उसे पता चलता है कि ये हाथ उसकी बेटी का नहीं है, क्योंकि वॉयलिन की इतने सालों से प्रैक्टिस करने की वजह से उसके हाथ काफी रफ हो गए थे। लेकिन इस लड़की के हाथ बहुत मुलायम थे। ये किसी ने जानबूझकर प्लान किया था ताकि उसे लगे कि उसकी बेटी मर चुकी है। डोंग मानने को तैयार ही नहीं था कि ये लाश उसकी बेटी की है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीना से बाकी के कैदी बात करना बंद कर देते हैं और वो उससे जानबूझकर दूरी बना रहे थे। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, हम देखते हैं कि कुछ कैदी उस पर हमला कर देते हैं। जीना उनमें से एक एक को मार देती है, लेकिन तभी वो टीवी पर डोंग को देखती है। उसे देखकर जीना को याद आता है कि उसे डोंग से भी अपना बदला लेना है। जीना उन हमलावरों से कहती है कि उसे यहाँ मारने की जरूरत नहीं, वो उन पेपर्स पर साइन कर देगी। हम देखते हैं कि पेपर पर साइन करने के बाद उसी रात को जीना को उस जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। लेकिन रास्ते में जाते वक्त खून के लोग पुलिस वालों की कार पर बॉम्ब से हमला करते हैं, जिससे कार पलट जाती है और सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। हमला करने वाले जीना की लाश को उठाने जाते हैं, लेकिन तभी जीना एक मशीन गन लेकर बाहर आती है और वो उन सभी लोगों को मार डालती है। वो एक पुलिस ऑफिसर का बैच और उसकी गन लेकर वहाँ से भाग जाती है और इस तरह डोंग का एक और दुश्मन खुलेआम घूम रहा था। हम देखते हैं कि पुलिस वाले डोंग से एक पेपर पर साइन करवाते हैं जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो बॉडी उन्हें समुद्र के किनारे मिली थी वो उसकी ही बेटी थी। पुलिस को ये केस जल्दी क्लोज करना था। वो बिना आगे की कार्रवाई किए कि जेन को किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, उस केस को क्लोज कर देते हैं। डोंग समझ गया था कि ये सभी मिले हुए हैं, इसीलिए उसे अपनी बेटी को खुद ही ढूंढना होगा। जब पुलिस वाले उसे वहाँ से ले जा रहे थे तो डोंग उन पर हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है। डोंग के साथ एक लड़की भी थी जिसके सिर पर बंदूक रखकर वो उसे वहाँ से निकालने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि उस कार में बैठी पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि जीना थी, जो डोंग को मारने आई थी। लेकिन पता नहीं क्यों पर उसने अपना इरादा बदल लिया था। वो उसे नहीं मारती और डोंग उसे जैसा कहता है वो वैसा करती रहती है। डोंग को पता नहीं था कि वो जीना है। उसे लगा कि वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से है। जीना डोंग को कहती है कि वो जानती है कि उसकी बेटी जिंदा है। जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है वो इस शहर का पहला केस नहीं है, ये पूरा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और जो लोग इस नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं वो इसी तरह लड़कियों को किडनैप करके उनकी डार्क वेब पर नीलामी करते हैं। जीना उसकी मदद इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उन लोगों ने किसी समय उसकी भी नीलामी की थी और ये सबसे अच्छा मौका था उन लोगों से बदला लेने का। वो डोंग को बताती है कि पुलिस वाले भी इसमें मिले हुए हैं, इसीलिए वो जानबूझकर केस को बिना इन्वेस्टिगेट किए क्लोज कर देते हैं। हम अगर उनसे मदद मांगने गए तो वो अपनी बेटी से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुन उन लोगों को बहुत मारता है जिन्हें उसने जीना को मारने का काम दिया था। उसे पता चलता है कि लड़कियों का एक नया बैच आया है और जब वो उन्हें देखने जाता है तो हम देखते हैं कि उन लड़कियों में जेन भी शामिल थी। इन सभी लड़कियों की आज नीलामी होने वाली थी। कुन जब जेन को देखता है तो उसे जेन बाकी लड़कियों से अलग लगी। वो उसके पास आता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसके हाथ को काट लेती है। दूसरी ओर डोंग और जीना उन गैंगस्टर्स के अड्डे पर जाते हैं। उन्हें बस अपनी कार के ऊपर एक बोतल रखकर कुछ लोगों के उनके पास आने का इंतजार करना था। डोंग जीना को ही बेचने के बहाने अपनी बेटी तक पहुंचना चाहता था। उसे कुछ लोग अंदर ले जाते हैं और वहां पर एक बूढ़ी औरत उसका इंतजार कर रही थी। ये औरत ही उन लड़कियों को गायब करने का काम करती थी। डोंग उसे कहता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है और उसके बदले में वो उन्हें ये लड़की दे देगा। बूढ़ी औरत उसे कहती है कि यहाँ पर हर रोज ना जाने कितनी लड़कियां आती हैं, उसे क्या पता कि उनमें से तुम्हारी बेटी कौन है। वो उसे उसके काम के लिए कुछ पैसे देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो जीना को एक खुफिया दरवाजे से दूसरी ओर भेज रही थी तभी जीना अपनी आंखें खोलकर उसे डोंग को मारने का इशारा करती है। वो बूढ़ी औरत डोंग को जिंदा नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए वो उसे शूट करने की कोशिश करती है। लेकिन डोंग पहले से उस गन की आवाज से चौकन्ना हो जाता है और वो उस औरत को मार देता है। वो जब उस खुफिया दरवाजे से अंदर जाता है तो उसे कुछ लोग पकड़कर उसके गले को लोहे की चेन से बांध देते हैं। हम यहाँ पर रेड ड्रैगन को देखते हैं
और यही उन सभी लड़कियों को कुन के पास सप्लाई करती थी। कुन ने उसे जीना को मारने के ऑर्डर्स दिए थे, इसीलिए उसने उन दोनों को एक जंजीर से बांध दिया था। डोंग अगर जरा भी आगे बढ़ता या फिर उन पर हमला करने की कोशिश करता तो जीना पानी के अंदर डूबकर मर जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुन उन सभी लड़कियों की नीलामी कर रहा था। उन लड़कियों को नीलामी के दौरान कुछ न कुछ करना होता था ताकि उनकी बोली लगातार बढ़ती रहे। जेन उनके फोर्स करने पर वॉयलिन बजाने लगती है और उसे ऐसा करते देख कुन तुरंत ही ऑक्शन को रुकवा देता है। उसे जेन अच्छी लगने लगी थी। वो जेन से कहता है या तो तुम मेरे साथ रहो या फिर वो उसे नीलाम करके उसे ऐसे लोगों के पास भेज देगा जो इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। जेन उसके सिर पर उस वॉयलिन से हमला करती है क्योंकि उसे वापस अपने घर जाना था। कुन अपने लोगों को उसे मारने से मना करता है क्योंकि अब उसने कल उसकी नीलामी करने का फैसला कर लिया था। रेड ड्रैगन कुन से कहती है कि उसने नीलामी क्यों रुकवा दी। उसे पता भी है कि इससे उसे कितना नुकसान होगा, पर कुन उस पर चिल्लाकर उसे कहता है कि भूलो मत कि तुम्हें ये कुर्सी किसने दी है, जिसके बाद वो उसका फोन काट देती है। रेड ड्रैगन के लोग डोंग को बहुत मारते हैं, लेकिन किसी तरह डोंग उस पानी के टैंक को तोड़ देता है जिसके अंदर जीना का सिर डूबा हुआ था। अंधा होने के बावजूद डोंग किसी तरह उनमें से एक को पकड़कर उसके हाथों से उसकी गन छीन लेता है और वो उन सभी को मार देता है। रेड ड्रैगन जब वापस आती है तो जीना उसे मारने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। उसका बस चलता तो वो उसे उसी वक्त मार देती, लेकिन डोंग की बेटी कहाँ है इसके बारे में सिर्फ उसे पता था। वो उसे डोंग को सौंप देती है। पूछने पर रेड ड्रैगन उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि इतनी लड़कियों में उसकी बेटी कौन थी, लेकिन वो जो भी है वो फिलहाल इसी शहर में है क्योंकि कुन ने आज नई लड़कियों का ऑक्शन नहीं किया। वो इससे पहले डोंग को पूरी बात बता पाती। हम देखते हैं कि जीना उसे डोंग की ओर धक्का देती है, जिसकी वजह से डोंग ने जो कांच का टुकड़ा उसकी गर्दन पर रखा था वो फिसल जाता है और बहुत सारा खून बहने की वजह से रेड ड्रैगन की मौके पर ही मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर जिसका नाम डिटेक्टिव रामा था वो उनके इलाके में गश्त लगा रहा था और जब एक आदमी उसे बताता है कि एक अंधे आदमी ने उन पर हमला किया है तो वो तुरंत उन लोगों के अड्डे पर डोंग को पकड़ने जाता है। हम देखते हैं कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही डोंग और जीना वहां से भाग चुके थे। अब क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा था इसलिए रामा को मीडिया वालों के सामने इसकी सफाई देनी थी। वो कहता है कि ये सब डोंग ने किया है और वो इन लोगों के साथ मिलकर ये सारे इलीगल कामों को अंजाम देता था। डोंग टीवी पर अपने बारे में चल रही न्यूज देख रहा था। उन लोगों ने उसे एक वांटेड क्रिमिनल बना दिया था। डोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता था कि ये पूरा डिपार्टमेंट करप्ट है और वो उन लोगों से मदद की उम्मीद नहीं कर सकता। वो बस अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहता था। जीना जो एक साइकोपैथ थी, उसके दिमाग में बार बार डोंग को मारने के ख्याल आते रहते थे, लेकिन वो हर बार अपने कदम पीछे कर लेती थी। हम देखते हैं कि जब कुन को पता चलता है कि जीना ने रेड ड्रैगन को मार दिया तो वो बहुत डर जाता है क्योंकि अब उस तक पहुंचना भी जीना के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके अंकल जिंग गैंग उसे कहते हैं कि उसके रहते हुए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस काम में अभी नए हो, लेकिन उसने ना जाने जीना जैसे कितने लोगों को ठिकाने लगाया है। हम देखते हैं कि रामा उस लड़की से प्यार करता था जिसका पुलिस बैच और यूनिफॉर्म चुराकर जीना उसके घर में रह रही थी। रामा उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लाया था, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वो अपने सामने जीना को देखता है। अब रामा इससे पहले कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि पीछे से उसकी ओर कुन के लोग आते हैं और ये जीना और डोंग को मारने आए थे। लेकिन वो जैसे ही अंदर घुसते हैं, जीना घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट कर देती है, जिससे आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जिन अपने भतीजे की तसल्ली के लिए खुद उन्हें मारने आया था। डोंग उसे फाइट करता है, लेकिन जिन उससे बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। वो जिन से बहुत मार खाता है। जिन उसे इतना मारता है कि एक बार के लिए तो डोंग के सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। डोंग को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उस बिल्डिंग से कूद जाता है। जिन को लगा कि डोंग नीचे गिरकर मर गया, लेकिन वो जैसे ही वहां से जाने लगता है, हम देखते हैं कि उसके सामने लिफ्ट खुलती है और डोंग उस लिफ्ट के अंदर था। डोंग पीछे हटने को तैयार ही नहीं था और वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। डोंग जिन के गले में एक वायर लपेटकर उसके गले को चोक कर देता है, जिसकी वजह से जिन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो उसे पकड़कर अपने सीक्रेट अड्डे पर लेकर जाते हैं। डोंग उसे बहुत मारता है, लेकिन जिन अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। वो अपने वसूलों का पक्का था। उसने कुन से उसे बचाने का वादा किया था और अपने वादे को पूरा करने के लिए वो मरने तक के लिए तैयार था।
जीना डोंग से कहती है कि ये तुम्हें सच में कुछ नहीं बताने वाला, क्यों ना हम इसे मारकर इसकी कहानी यहीं पर खत्म करें। जीना जब जिन को मारने जाती है तो डोंग उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। डोंग को उसके ऊपर पहले से ही शक था, क्योंकि जब वो उसके कमरे में था तो उसे वहां पर किसी की सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही थी और ऊपर से उसके काम करने का तरीका भी किसी पुलिस ऑफिसर जैसा नहीं था। जीना उसे वही शब्द बोलती है जो उसने डोंग के अंधे होने से पहले बोले थे। डोंग उन्हें सुनकर समझ जाता है कि ये कैंग की गर्लफ्रेंड है। उनका पीछा करते करते ली भी वहां पहुंच गया था, लेकिन जीना अपनी जान बचाने के लिए जिन को मार डालती है। अब सिर्फ वही थी जिसे पता था कि कुन उसे कहाँ मिल सकता है। डोंग यही बात ली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसकी सुनने को तैयार नहीं था और वो जीना के ऊपर गोली चला देता है। जीना का जिंदा रहना उसके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए अपने ही दोस्त पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। रामा जो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से बहुत गुस्सा था, वो किसी भी हालत में डोंग को पकड़ना चाहता था। वो जब डोंग के ठिकाने पर आता है तो उसे वहां पर सिर्फ जिन की लटकी हुई लाश और ऑफिसर ली मिलता है जो जमीन पर घायल पड़ा हुआ था। हम देखते हैं कि जीना हर बार की तरह इस बार भी डोंग को मारने के लिए उसके ऊपर बंदूक तान देती है। डोंग उसे कहता है कि ये तुम तीसरी बार कर रही हो, तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देती। जीना उसे कहती है कि मुझे हैरानी है कि तुम्हें सब कुछ पहले से पता होते हुए भी तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। वो कहती है कि वो उसे जरूर मारेगी, लेकिन उसकी बेटी के सामने। जीना जब छोटी थी तो उसके पिता ने उसे चंद पैसों के लिए बेच दिया। वो अनाथ हो गई और धीरे धीरे वो एक अपराधी बन गई। उसने अपना सबसे पहला खून अपने पिता का ही किया था। जीना देखना चाहती थी कि जब उसकी बेटी अनाथ हो जाएगी तो वो किस रास्ते पर चलेगी। वो डोंग से पूछती है कि अगर तुम्हारी बेटी बड़ी होकर मेरी तरह बनी तो क्या तुम फिर भी उसे अपनी बेटी मानोगे। डोंग उससे कहता है कि जेन उसकी तरह कभी नहीं बनेगी, और अगर वो तुम्हारी तरह बन भी गई तब भी वो उसके लिए हमेशा उसकी जेन ही रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुन जेन की नीलामी करवाने की तैयारियां कर रहा था। वो जेन से कहता है कि उसने कभी किसी को उसके साथ खुशी खुशी रहने का मौका नहीं दिया, और अगर वो चाहे तो वो खुद को नीलाम होने से बचा सकती है। जेन अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे यकीन था कि उसके पापा उसे बचाने जरूर आएंगे। हम देखते हैं कि कुन से लड़ने के लिए डोंग को बहुत सारे हथियार चाहिए थे। जीना अपने एक पुराने भरोसेमंद आदमी को उसके सारे वेपन्स लाने के लिए कहती है। वो आदमी पूरा ट्रक भरकर हथियार लाया था और वो जीना को एक एक हथियार का दाम बताने लगता है। जीना उसे कहती है कि उसे ये सब चाहिए और अभी चाहिए। डीलर जीना को बताता है कि वो उसे ये सब दे तो देगा, लेकिन क्या उसके पास उसे देने के लिए इतने सारे पैसे हैं। जीना भी कहाँ उसे पैसे देने वाली थी। वो उसे गोली मार देती है और वो दोनों उसके सभी हथियारों को लेकर कुन के ठिकाने की ओर जाने लगते हैं। कुन जेन की नीलामी शुरू करवा देता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें बाहर किसी के जबरदस्ती अंदर घुसने की आवाज आती है। डोंग गेट तोड़कर अंदर आ गया था और जब कुन के लोग उसे रोकने जाते हैं तो हम देखते हैं कि जीना उन सभी लोगों को एक मशीन गन से भून कर रख देती है। उन्होंने उसके घर की पावर सप्लाई काट दी थी, जिसकी वजह से चारों ओर अंधेरा हो गया था। जब डोंग अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो वो उसकी ओर एक बॉल फेंकता है। वो बॉल ढनकते हुए जेन के पास आती है और जेन उसे छुपाकर अपने पास रख लेती है। हम देखते हैं कि कुन बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं है। वो अपने वकील को डोंग को मारने के लिए कहता है, लेकिन वकील उससे कहता है कि वो उसके परिवार के लिए इतने सालों से काम कर रहा है और उसे आज याद आया कि वो कौन है। वकील उससे कहता है कि तुम लोगों ने उस लड़की से दुश्मनी मोल ली है, ये मसला उसका नहीं, वो बस यहाँ काम करता है और वो उसके लिए किसी से लड़ाई नहीं करने वाला। हम देखते हैं कि डोंग कुन के सभी लोगों को एक एक करके मार देता है। कुन के पास एक खास तरह का टाइम बॉम्ब था। वो उसे जैसे ही जेन की बॉडी पर लगाने वाला था, हम देखते हैं कि जीना उसे पीछे से गोली मार देती है और इस तरह उसने उन सभी को मार दिया था जिन्होंने भी उसका रेप किया था। लेकिन उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि वो जेन को चेन की मदद से छत पर लटका देती है और उस चेन का दूसरा सिरा उसके हाथ में था। डोंग को जब पता चलता है कि उसकी बेटी की जान जीना के हाथ में है तो वो उससे उसकी जान की भीख मांगता है। डोंग उसे कहता है कि अगर उसे मारना ही है तो वो उसे मार दे, लेकिन वो उसकी बेटी को छोड़ दे। जीना मारने तो उसे आई थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि एक अंधे आदमी को मारना कितना आसान होता है। डोंग को कभी वो दर्द महसूस ही नहीं होगा जो उसने उसके बॉयफ्रेंड के मरने पर किया था। कैंग ने ही उसे दूसरी जिंदगी दी थी और अब उसके बिना उसके जीने का कोई मकसद नहीं था। जीना उसे कहती है कि अगर उसने उसे मार दिया तो उसकी बेटी भी सिर के बल नीचे गिरकर मर जाएगी। डोंग को अपनी बेटी को बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि तभी जेन उसे वो बॉल कैच करने को कहती है
जो डोंग ने उसे आते के साथ ही दी थी। उस बॉल के नीचे गिरते ही डोंग समझ जाता है कि जेन कितनी ऊंचाई पर है। वो जीना की ओर एक ग्रेनेड फेंकता है और उसे होने वाले धमाके की आड़ में वो उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है। जीना के हाथ से जैसे ही वो रस्सी छूटती है, हम देखते हैं कि जेन के नीचे गिरने से पहले ही डोंग उसे पकड़ लेता है और इस तरह उसने अपनी बेटी की जान बचा ली थी। जीना अधमरी हालत में होने के बाद भी उन दोनों को देखकर हंस रही थी। वो डोंग से कहती है कि उसकी बेटी के ऊपर उसने एक बॉम्ब लगाया है और उस बॉम्ब का टाइमर वो खुद है। जीना उसे कहती है कि अगर उसकी धड़कनें रुकी तो वो बॉम्ब फट जाएगा और उसकी बेटी के चीथड़े उड़ जाएंगे। डोंग उस पर बहुत गुस्सा था। वो उसे उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी भी जीना के जिंदा रहने पर निर्भर थी। जीना का बहुत खून बह चुका था और वो धीरे धीरे मर रही थी। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए जेन डोंग को उसे वहीं छोड़कर उससे दूर जाने के लिए कहती है। डोंग उसे कहता है कि वो उसे इस तरह छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उसे बॉम्ब को डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन वो अंधा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे किस कलर की वायर को पहले काटना है। जेन उसकी वायर का कलर पहचानने में मदद करती है और किसी तरह हिम्मत करके वो सही वायर को काट देता है जिससे उस बॉम्ब की सारी वायरिंग जुड़ी हुई थी। उसने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था और इस तरह उन दोनों की जान बच गई थी। कुछ देर बाद वहाँ रामा आता है और वो डोंग को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेता है। रामा उस डिफ्यूज बॉम्ब को जैसे ही उठाता है, उसमें से बीप की आवाज आती है और डर के मारे वो उसे पानी में फेंक देता है। उन्हें लगा कि बॉम्ब खराब हो गया है, लेकिन तभी उसमें धमाका होता है और इस धमाके में वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अब क्योंकि डोंग ने उन लोगों को मारा था जो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, इसलिए कोर्ट उसे उसके गुनाहों की ज्यादा सजा नहीं देता। यहाँ तक कि ली ने उसकी सजा और कम कराने के लिए कोर्ट से गुजारिश भी की थी और उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट उनकी अपील जरूर सुनेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।